कल्पना कीजिए कि आप एक मेहमान को अपने घर बुलाते हैं केवल इसलिए ताकि आप उसे नीचा दिखा सकें। हाल ही में ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला जहां पर अमेरिका की सरकार की तरफ से, अमेरिका की राष्ट्रपति की तरफ से यूक्रेन के प्रमुख को अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया और मीडिया के सामने जो है दोनों जो प्रतिनिधि रहे उनके बीच में आपको बहस देखने को मिली, जहां पर बहुत खरी खोटी जो है वो यूक्रेन के जो प्रतिनिधि रहे उनको सुनाया गया। तो अब ये कितना सही है, कितना गलत है, ये जो है अलग तरीके से उसका विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो घटना हुई है, इस घटना के अलग-अलग स्टेक होल्डर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूक्रेन पर इसका क्या प्रभाव होगा, रूस पर इसका क्या प्रभाव होगा, अमेरिका पर क्या प्रभाव होगा, इसके साथ-साथ भारत इससे किस तरह से प्रभावित होगा, चाइना यहाँ पर कैसे प्रभावित होगा, तो इन तमाम लोगों पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उन्हीं तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले हमने खबर की बात की कि हमारी खबर क्या है। खबर के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पूरी घटना हुई है, इस घटना की वजह से अलग-अलग स्टेक होल्डर्स पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। जैसे यूक्रेन और यूक्रेन के जो प्रमुख हैं ज़ेलेंस्की, उन पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, किस तरह से इस घटना को देखा जा सकता है। इसके अलावा यूरोप पर इस तरह इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, यूरोप पर क्या प्रभाव होगा उस पर भी बात करेंगे। रूस पर क्या प्रभाव होगा, चीन पर क्या प्रभाव होगा और अंत में भारत पर कैसे इम्पैक्ट आने वाला है। फिर निष्कर्ष पर भी चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल आपकी जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अलावा ये वीडियो, ये जो पूरा विषय है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि इस पूरी घटना की वजह से यूक्रेन पर क्या प्रभाव आने वाला है। यूक्रेन पर प्रभाव की अगर आप बात करें तो ये जो पूरी घटना हुई है जहां पर यूक्रेन के प्रमुख और अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे उनके बीच में आपको बहस देखने को मिली, इस पूरी घटना को जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लाइव प्रसारित किया गया था। तो यहाँ पर इसको लाइव अपमान की तरह देखा जा रहा है, यूक्रेन के लाइव अपमान की तरह। तो ज़ेलेंस्की को पूरी दुनिया के सामने कूटनीतिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। डिप्लोमेटिक यहाँ पर जो है शर्मिंदगी यहाँ पर ज़ेलेंस्की को झेलनी पड़ी है। इसके अलावा खनिज समझौता जो है असफल हो गया है। अमेरिका को यूक्रेन के साथ खनिज संसाधनों तक पहुंच देने वाला जो महत्वपूर्ण समझौता था, ये समझौता नहीं हो पाया है। ये समझौता नहीं हो पाने का मतलब ये है कि अब अमेरिका इस पूरे युद्ध में यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा हुआ और इसके साथ साथ इस पूरी घटना के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति पर अमेरिका की जो है अमेरिका का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है और अमेरिका में खासतौर पर रिपब्लिकन पार्टी के जो तमाम पॉलिटिशियंस हैं वो यूक्रेन की काफी आलोचना कर रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ जाने की बात की जा रही है कि हम जो है यूक्रेन का समर्थन नहीं करने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका की सहायता जो है उसका भविष्य काफी ज्यादा अनिश्चित हो गया है, काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गया है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में अगर आप देखें तो यूक्रेन अमेरिका की सहायता पर काफी ज्यादा निर्भर है। लेकिन अगर अब क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो खनिज समझौता होने वाला है, अगर वो खनिज समझौता हो जाता तो उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका यूक्रेन की सहायता करता रहता जैसा कि अमेरिका ने वादा किया था। लेकिन अब क्योंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में जो सहायता यूक्रेन को मिल रही है अमेरिका की तरफ से, उस पर सवाल उठाए जाएंगे और अगर सवाल उठेंगे तो उस सहायता को बंद भी किया जा सकता है। यूएस यूक्रेन संबंधों की अगर आप बात करें तो जाहिर तौर पर तनाव मौजूद है। अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी उनका पहला ही साल चल रहा है। आगे लंबा समय जो है उनके सामने मौजूद है और अगले आने वाले 4 सालों में यहाँ पर जो यूक्रेन है उसको इसी तरह के बर्ताव का जो है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इस घटना से दोनों देशों के जो संबंध हैं उनकी अलग धारणा आपको देखने को मिलेगी, अलग रास्ता यहाँ से अब आपको देखने को मिलने वाला है। ज़ेलेंस्की की राजनीतिक स्थिति भी यहाँ पर कमजोर हुई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वैसे तो जो घटना देखने को मिली वहां पर ज़ेलेंस्की काफी ज्यादा चुप रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो इस घटना की वजह से प्रभावित हो सकता है। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि ये जो पूरी घटना हुई है उसका यूक्रेन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस पूरी घटना की वजह से यूक्रेन को सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। तो हमने यूक्रेन की सबसे पहले बात की। अब हम बात करते हैं यूरोप की। तो यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यूरोप पर प्रभाव इस तरह से पड़ेगा कि यूरोप इस घटना की वजह से घबराया हुआ है और यूरोप के सामने भी एक अनिश्चितता जो है वो मौजूद है। अमेरिका और यूरोप के बीच जो मतभेद है इस पूरी घटना की वजह से वो और ज्यादा तेजी से निकल करके आ रहा है और बड़ी गति से आपको देखने को मिल रहा है। यूक्रेन नीति को लेकर के यूरोप अमेरिका के बीच में जो खाई है, जो गैप है, वो बढ़ता जा रहा है। खाई और ज्यादा गहरी होती जा रही है। यूरोप की तरफ से जो है प्रतिक्रिया देखने को मिली है इस पूरी घटना को लेकर के। यूरोप के विदेशी मामलों के जो प्रमुख हैं, विदेशी नीतियों के जो प्रमुख हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि आज की घटना के बाद
ये स्पष्ट हो गया है कि स्वतंत्र विश्व को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज को एक अलग लीडर की जरूरत है, एक नए नेता की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब उस नेता की भूमिका अदा नहीं कर पा रहा है। तो अमेरिका की एक लीडर के तौर पर जो भूमिका है, उस भूमिका पर अब यूरोप में सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसको लेकर के जवाब दिया। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति तीसरे युद्ध के साथ यदि खेल रहा है तो वो व्लादिमीर पुतिन है। क्योंकि जब ये घटना हुई थी, जब आपको यूक्रेन के प्रमुख और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में मतभेद देखने को मिला था, विवाद देखने को मिला था, तो उस विवाद के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की पर यह आरोप लगाया था कि वो दुनिया को जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन अब जो फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि व्लादिमीर पुतिन जो है, यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं, वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ लेकर के जा रहे हैं। यानी कि यूरोप जो है वो अभी भी यूक्रेन के साथ खड़ा होता हुआ आपको नजर आएगा, भले ही अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है। यूरोप की सीमित क्षमता लेकिन जाहिर तौर पर सामने आती है। अगर आप देखें कि यूक्रेन को अब तक जितनी भी एक्सटर्नल सपोर्ट प्राप्त हुआ है, उसमें से तकरीबन आपका 65.9 बिलियन डॉलर अमाउंट जो है वो केवल और केवल अमेरिका की तरफ से आया है, और यूरोप की जो हिस्सेदारी है वो काफी ज्यादा कम रही है। तो सबसे ज्यादा पैसा जो यूक्रेन को प्राप्त हुआ है वो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। लेकिन अब अमेरिका ये सवाल पूछ रहा है कि हम आपको सहायता दे रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसी ट्रांजैक्शन जो मोटिव है, इसी की वजह से अब अमेरिका इस पूरे युद्ध से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, और यूरोप जो है वो इस पूरे युद्ध में अकेले यूक्रेन का समर्थन करने में सक्षम नहीं है। तो ये ओवरऑल हमने यूरोप पर बात की कि यूरोप पर आपको इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इंपैक्ट इस लिहाज से भी हो सकता है कि नेटो में अब आपको फूट देखने को मिल रही है। नेटो में आपका अमेरिका भी मौजूद है, यूएस भी है और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं। तो अब यहाँ पर दोनों के बीच में आपको एक दरार देखने को मिल रही है। यूएस अलग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है, ईयू अलग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। तो नेटो की रेलेवेंस पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कि अगर दोनों पक्षों को अलग ही रहना है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज के जो दो अलग एलिमेंट्स हैं उनको अलग ही रहना है, तो फिर नेटो का क्या वर्चस्व है, नेटो का क्या अस्तित्व है। तो नेटो के अस्तित्व पर भी यहाँ पर सवाल उठते हुए आपको नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। सूचना नोएडा वाले कैंपस को लेकर के है, वहां नए बैचेस की शुरुआत हो रही है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हिंदी माध्यम से हैं चाहे अंग्रेजी माध्यम से हैं, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक सूचना होली के अवसर पर भी है। हमारे कई साथियों द्वारा अक्सर ये डिमांड की जाती है कि होली के अवसर पर या जिस तरह के त्योहार होते हैं प्राइस को थोड़ा सा कम किया जाए। तो इस होली के अवसर पर हमारे जो भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, दृष्टि लर्निंग ऐप पर जो भी ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं, वो आपको 60% कम कीमत पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो भी आपकी बुक्स हैं, बुक्स के साथ साथ आप जब भी तैयारी करते हैं तो टेस्ट सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो टेस्ट सीरीज हैं ये आपको मिलेंगी 40% कम कीमत पर। तो ऑनलाइन कोर्सेज आपको मिलेंगे 60% कम कीमत पर, किताबें और टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको 40% कम कीमत पर। यानी एक बड़ा उपहार जो है वो इस होली के अवसर पर आपको मिलने वाला है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये जो ऑफर है काफी लाभदायक साबित हो सकता है। तो अगर आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको बहुत से विस्तार से जानकारी जो है इस पूरे कोर्स के बारे में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। बातचीत करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में। रूस की क्या है, रूस का अब देखते हैं। रूस में जो है इस पूरी घटना को लेकर के काफी सेलिब्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। रूस में सेलिब्रेशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि यूक्रेन और नेटो जो है इस पूरी घटना की वजह से कमजोर हो रहे हैं। यूक्रेन कमजोर हो रहा है क्योंकि यूक्रेन को अब अमेरिका की सहायता नहीं मिल पाएगी, और नेटो कमजोर हो रहा है क्योंकि नेटो का जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यानी कि अमेरिका, वो यूरोप से अलग जा रहा है, या आप कह सकते हैं यूरोप जो है वो अमेरिका से अलग जा रहा है। तो दोनों के बीच में आपको पॉलिसी गैप या आप कह सकते हैं स्ट्रैटेजिक गैप जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो पूरी घटना है ये जाहिर तौर पर नेटो में फूट डालने से रूस को रणनीतिक लाभ मिलने वाला है। यानी कि अगर नेटो कमजोर होता है तो आखिर फायदा किसका होगा? फायदा होगा रूस का। और इसीलिए रूस के जो तमाम नेता हैं वो इस घटना को लेकर के काफी ज्यादा खुशी जाहिर कर रहे हैं। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर देखें तो आपको इस घटना को लेकर के काफी ज्यादा जश्न देखने को मिल जाएगा। चाइना की बात करते हैं। चाइना इस घटना को लेकर के क्या सोच रहा है?
चाइना ने इस घटना को लेकर के अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन जो भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्लेषक हैं, उनका ये कहना है कि चाइना इस घटना की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाला है, क्योंकि इस घटना की वजह से अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। ट्रंप की अप्रत्याशित विदेशी नीतियां अमेरिका के सहयोगियों को असहज कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप जो हैं वो अनसर्टेन होते जा रहे हैं, अमेरिका की जो पॉलिसीज है वो अनसर्टेन होती जा रही हैं, और किसी को भी नहीं पता कि कब ट्रंप किस साथी के खिलाफ जो है बोलना शुरू कर दें। क्योंकि आज से अगर आप कुछ सालों पहले देखें, जब बाइडेन का कार्यकाल था, तो ये सोचना थोड़ा मुश्किल था कि अमेरिका जो है वो यूरोप के खिलाफ ही चला जाएगा, या अमेरिका जो है वो यूक्रेन के खिलाफ ही चला जाएगा। लेकिन अब ऐसा संभव हो गया है। अब अमेरिका जो है वो यूक्रेन के खिलाफ चला गया है, अमेरिका यूरोप के खिलाफ चला गया है, और अमेरिका और रूस के जो संबंध हैं वो और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में पॉलिसी में जो है आपको बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी। अमेरिका की पॉलिसीज बहुत अनसर्टेन हो गई हैं, ट्रंप बहुत अनसर्टेन हो गए हैं। इसी बीच ये जो अनसर्टेनिटी है, ये अमेरिका पर जो लोगों का विश्वास है बतौर लीडर, कि अमेरिका लीडर है और उसकी जो बातें होती हैं उनमें आपको एक दृढ़ता दिखाई देती है, वो सर्टेनिटी अब आपको देखने को नहीं मिल रही है। और इसी वजह से लोगों का जो विश्वास है अमेरिका में, वो विश्वास भी कमजोर हो रहा है। और अमेरिका के एक पूर्व राजनयिक हैं, जिनका नाम है जेम्स बेंनागेल, तो इनकी तरफ से एक बयान आया है, जिस बयान में इन्होंने कहा है कि अमेरिका पर भरोसे की कमी जो है एक वैक्यूम क्रिएट करता है। क्योंकि जब लोगों को अमेरिका पर विश्वास रहता है तो लोग अमेरिका की पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्डर में अमेरिका का जो वर्चस्व है वो बना रहता है। लेकिन जब ये विश्वास कम होगा, जब ये ट्रस्ट कम होगा, तो एक खाली स्थान क्रिएट होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और चाइना जो है वो इस वैक्यूम को भर सकता है। यानी कि आने वाले समय में अगर सिचुएशन यही बनी रहती है, अगर अमेरिका की पॉलिसीज में अनसर्टेनिटी बनी रहती है, जो छोटे छोटे देश हैं वो देश अमेरिका की तरफ ना जाकर के चाइना की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि चाइना की पॉलिसीज में आपको ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आती है, ज्यादा स्थिरता नजर आती है। तो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको भरेगा कौन? उसको भरेगा चाइना, और चाइना यहाँ पर एक असली विजेता के तौर पर सामने आता है। इसके अलावा अमेरिकी विदेशी सहायता में भी कटौती की गई है, उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रंप प्रशासन की तरफ से यूएस एड यानी कि अमेरिकी विदेशी सहायता एजेंसी जो है, इसको और ज्यादा कमजोर कर दिया है, जिसके कारण कई देश जो है वो आर्थिक मदद के लिए भी चाइना की तरफ रुख कर सकते हैं। तो जो एक तरफ जब अमेरिका जो था वो देशों को सहायता देता था, इसीलिए देश उसके साथ बने रहते थे, अब अमेरिका इन सब चीजों से पीछे हट रहा है, आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से अब चाइना जो है वो इस पूरे वैक्यूम को भर सकता है। तो चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लाभ यह है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में दुर्लभ खनिजों को लेकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने थे। अब क्योंकि समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, इस वजह से अमेरिका की जो दुर्लभ खनिज की पहुंच है वो काफी सीमित है। जबकि अगर आप देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो चाइना है। तो अब इस समझौते के ना होने की वजह से चाइना का जो वर्चस्व है वो अब लंबे समय तक बना रहेगा, और चाइना जो है सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकता है, मूल्य आपूर्ति श्रृंखला को कंट्रोल कर सकता है। तो ये चाइना के लिए हमने प्रभाव देखा कि चाइना पर क्या प्रभाव आएगा। अंत में भारत पर क्या प्रभाव आएगा उसकी बात करते हैं। तो आपको याद होगा अभी थोड़े दिनों पहले ही भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे, और इस यात्रा के दौरान बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डिक्लेरेशन थी वो आपको देखने को मिली थी। लेकिन इस यात्रा की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि जो वाशिंगटन यात्रा थी वो बिना किसी विवाद के समाप्त हो गई थी, जिससे भारत के लिए कूटनीतिक स्थिरता में खुद को कूटनीतिक अस्थिरता में खुद को बचाए रखना संभव हो पाया था। यानी कि इस यात्रा के दौरान कोई विवाद आपको देखने को नहीं मिला था, और इसी वजह से इस यात्रा को काफी ज्यादा सफल माना जा रहा था। इसके अलावा भारत के रुख की अगर आप बात करें, भारत का पक्ष क्या है, तो भारत ने इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप नहीं अपनाया है। भारत ने ना तो यूक्रेन का समर्थन किया है, भारत ने ना तो रूस का समर्थन किया है, तो ये भारत के पक्ष में है। क्योंकि भारत ने किसी का समर्थन नहीं किया तो भारत को एक न्यूट्रल एलिमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा अभी यूरोप की जो अध्यक्ष हैं, यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष हैं, यूरोपीय कमीशन की जो अध्यक्ष हैं, वो वर्तमान समय में भारत की यात्रा पर हैं। और भारत और जो यूरोपीय संघ की अध्यक्ष हैं और भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के सम्मान पर आधारित एक न्याय संगत और स्थायी शांति का जो है दोनों देश समर्थन करते हैं। तो एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनाने की जरूरत है जहां पर शांति जो है स्थापित हो सके। तो ये भारत लगातार अपने बयानों में शांति की ही बात कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के बयान जो हैं हमेशा न्यूट्रल रहे हैं, जो कि भारत के पक्ष में कहा जा सकता है। तो भारत का पक्ष भी हमने समझ लिया, भारत पर क्या प्रभाव होगा उस पर भी हमने बात कर ली है।
अंत में निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा इस पूरी घटना की वजह से वो यूक्रेन को होगा, क्योंकि उसकी यूक्रेन जो है वो अमेरिका की सहायता पर निर्भर है, और अगर अमेरिका सहायता नहीं देता है तो यूक्रेन इस पूरे युद्ध में बहुत जल्द ढह सकता है। यूरोप की अगर आप बात करें, यूरोप में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, अनिश्चितता बढ़ रही है, और अमेरिका पर जो विश्वसनीयता है, अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। रूस की अगर आप बात करें, रूस को हमने देखा, रूस के लिए एक अवसर हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से जो पश्चिमी गठबंधन है, वेस्टर्न अलायंस है, वो और ज्यादा कमजोर हो रहा है। चीन को इसकी वजह से रणनीतिक बढ़त जो है वो आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई देश जो है अब चीन के साथ एक स्टेबल पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो भी स्टेबल पार्टनर नहीं रह गया है। भारत इस पूरे मामले में सतर्कता का रुख अपना रहा है और संतुलित कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यूक्रेन जो है युद्ध के तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और ये घटना आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को काफी गहरे से प्रभावित कर सकती है। तो ये ओवरऑल हमने इस पूरे मामले में निष्कर्ष क्या है उसकी बात की। अब अंत में एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि दुनिया भर में दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की है वो आपको समझ में आए होंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।